उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही उन्होंने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। मुझे कहा कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो भई जो काम मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं और मेरा परिवार क्यों प्रताड़ित हों? मतलब पहले सचिन पायलट निशाने पर थे, अब लोकेश शर्मा। मैं क्यों झेलूँगा उस सारे के सारे, कहते हैं ना कि दोष पूरा आपके सर पे मढ़ दिया जाए, जो किया ही नहीं आपने। जो काम मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँगा? बहुत सारी ऐसी अफ़वाहें उड़ती हैं कि इनको टिकट नहीं मिला इसलिए इन्होंने ये बगावत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सच सामने लेके आ गए। पहले क्यों नहीं लाए? जब ये ओएसडी थे तो उस वक़्त इनको बोलना चाहिए था। जब ये घटनाक्रम चल रहा था तब इनको बोलना चाहिए था। जब परिणाम आ गए ना, सरकार हमारी बन नहीं पाई, चुनाव हम हार गए, उन परिणामों को आने के बाद तो मैंने ये सारी चीज़ें कही हैं और वो भी तब जब उन्होंने मुझे पूरे तरीके से अकेला छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरा अपना एक व्यक्ति विधानसभा में आए। ये शब्द थे उनके और मुझे कहा कि चल तू सीट्स बता किस-किस सीट पे चुनाव लड़ना चाहता है। मैं 5-6 सीटें एक पेज में पन्ने में लिख के गया लेके गया। खुद के हाथ से उन्होंने टिक किया कि यहाँ-यहाँ पे जाके तुम तैयारी करो। तो इस बात को मैं ये खुन्नस नहीं कह सकता। मैंने तो उनकी जानकारी में, उनके निर्देशों पर, उनके कहने के बाद ही अपना जो राइट था यानी जो मैं कहता था चाहता हूँ कि राजनीति में जो अगर सक्रिय रूप से काम कर रहा है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है वो विधानसभा में पहुँचे। लेकिन उनके कहने के बाद मैंने वो सब किया, लेकिन टिकट नहीं देने से मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। ये टिकट उन्होंने ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से टिकट माँगो और वो आपको मिल भी जाए। लेकिन ये अधिकार तो है हमारा कि हम माँगे तो सही और वही मैंने किया। इसको इस तरीके से जोड़ना कि आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपने ऐसा किया, ये सरासर पूरी तरह से गलत है। अच्छा एक सिर्फ़ आहत मैं इस बात से हुआ कि मुझे इस पूरे मामले में अकेला छोड़ दिया। मुझे जिस बात का आपने भरोसा दिलाया था, मैं और मेरा परिवार क्यों सफ़र करे भई? आपने ही तो ये कहा था कि मैं आपके साथ हूँ। आप लास्ट में आप ये कह रहे हो जब आपको ये पता लग गया कि अब आपकी सरकार गई, 5 साल पूरे कर लिए, लोकेश के पास कुछ है नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अब इसको अकेला छोड़ दो। तो भई जो काम मैंने नहीं किया उसकी सज़ा तो मैं अकेला नहीं भुगतूँगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में फोन टैपिंग प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को कल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया और 5 घंटे बाद ही करीब उनको जमानत में मिल गई। सर, पूरे प्रकरण में 11 बार नोटिस मिला, 7 बार आप खुद पेश हुए और अब जाकर आपकी गिरफ्तारी। देखिए, ये उनकी प्रक्रिया और जाँच का एक हिस्सा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों में घटनाक्रम हुआ है, मैंने हर बार ये कहा कि फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना-देना नहीं है और उस घटना से संबंधित तमाम सबूत और जो सिलसिलेवार जो पूरा ब्यौरा था, मैं लिखित में स्टेटमेंट अपना जाँच एजेंसीज़ को दे चुका हूँ। मैंने पिछली पूछताछ में जो 25 सितंबर को हुई थी, उसमें लगभग 7 पेज का रिटर्न में एक स्टेटमेंट जाँच एजेंसीज़ को सौंपा, जिसमें स्पष्ट रूप से मैंने ये कहा कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इसमें जो भी ऑडियो क्लिप्स हैं, उन्हें आप मीडिया को सर्कुलेट कर दो। मेरी भूमिका सिर्फ़ इतनी ही थी, मैंने उनके निर्देशों की पालना करते हुए उस पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट था, जो ऑडियो क्लिप्स थे, वो मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता तक और देश की जनता तक पहुँचाए। तो जब मैं ये स्पष्ट कर चुका हूँ और उस घटना से संबंधित तमाम सबूत जो अब मैं जाँच एजेंसीज़ को दे चुका हूँ, तो निश्चित तौर पर जाँच आगे बढ़ने की प्रक्रिया अब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है। मैं यहाँ 2 चीज़ें और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मेरे ऊपर एफआईआर करवाई थी 2021 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा, तो उस एफआईआर को खारिज करने के लिए मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी एक याचिका दायर कर रखी थी। उस याचिका पर पिछले 3 साल से लगातार सुनवाई चल रही थी। समय-समय पर हाई कोर्ट में वहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष उस सुनवाई पर बहस होती थी, बात होती थी। अब 14 नवंबर को उस सुनवाई की एक तारीख थी। तो 14 नवंबर को मैंने वो याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली। क्योंकि मैं जब इन्वेस्टिगेशन जॉइन कर चुका हूँ और दिल्ली पुलिस का लगातार सहयोग कर रहा हूँ, तो एफआईआर को खारिज करने की याचिका का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस याचिका के तहत मुझे एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था माननीय न्यायालय की तरफ से नो कोर्सिव एक्शन का,
यानी दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये मुझे प्रोटेक्शन मिला हुआ था। तो जैसे ही मैंने याचिका वापस ली, तो उसके बाद वो ऑर्डर्स भी निरस्त हो गए, नल एंड वाइड हो गए, जिसके तहत मुझे प्रोटेक्शन मिला हुआ था। पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ और ये संभावनाएँ जताई जाती थी कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करते हुए, अपनी जाँच-पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए कभी भी अरेस्ट कर सकती है। ये हो गया। लेकिन अब इसमें रडार में बहुत जने अभी आ सकते हैं और जिन्होंको आपको निर्देश दिए थे कि ये मीडिया में सर्कुलर कर दो। क्या उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल, जाँच एजेंसीज़ अपना काम करेंगी और निश्चित तौर पर ज़रूरी समझने के लिए जाँच को आगे बढ़ाते हुए उन तमाम लोगों को नोटिस जा सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी आगे आने वाले समय में आप प्रदेश में देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसकी सत्यता के लिए जाँच-पड़ताल जिस दिशा में आगे बढ़ेगी, उसमें गिरफ्तारियाँ भी होंगी और नोटिसेस भी जाएँगे। मेरा ये मानना है कि जो तथ्य और जो सबूत मैंने क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं, उनकी जाँच-पड़ताल आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों के भी मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या तत्कालीन डीजीपी हों, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी हों, तत्कालीन होम सेक्रेटरी हों या इंटेलिजेंस के लोग हों, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हों, जो चीफ मिनिस्टर के होते हैं, इन तमाम लोगों को अब पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए और मुझे लगता है इनसे सभी से पूछताछ होगी आने वाले समय में। क्योंकि कोई भी लीगल इंटरसेप्शन के लिए इन सब की भूमिका निर्धारित होती है। इस पूरे केस को देखते हुए लग रहा है कि अशोक गहलोत का हाथ लोकेश शर्मा के ऊपर से उठ गया है और इस पूरे केस में लोकेश शर्मा अकेले पड़ गए हैं। ये बात तो सही है बिल्कुल पूरी तरीके से। मुझे ये भरोसा दिया गया था कि आप हमारे निर्देशों पे ये काम कर दें। आपको हम कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे किसी भी रूप में। हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े हमें। हुँ। ठीक है? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको इस तरीके से भरोसा दिलाए और ये कहे कि मेरा हाथ आपके ऊपर है, आप चिंता मत करो किसी भी रूप में, तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो भरोसा नहीं करेगा? हुँ। जब स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हों, तो मैंने उनके निर्देशों की पालना की। लेकिन आप देखिए, इस सारे घटनाक्रम से जब वो ऑडियो क्लिप्स रिलीज़ हुए थे, उस वक़्त प्रदेश में एक अस्थिरता बनी हुई थी। सरकार गिरने जैसी नौबत आ रही थी कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन उस ऑडियो क्लिप के रिलीज़ होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सरकार बची रही, मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन यहाँ मुझे इस बात का दुःख हुआ कि उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही उन्होंने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। मुझे कहा कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो भई जो काम मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं और मेरा परिवार क्यों प्रताड़ित हों? मतलब पहले सचिन पायलट निशाने पर थे, अब लोकेश शर्मा। अब ये तो उनकी सोच है कि वो किस रूप में हालाँकि उनका ये मानना था कि इसके पास कुछ नहीं है। हुँ। उन्हें ये डर भी लगा रहता था कि कहीं उनकी जो राजनीतिक विरासत है, जो उनकी एक छवि है इस प्रदेश में, वो कहीं धूमिल ना हो जाए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो इस बात से बड़े डरे हुए भी थे कि इसके पास कहीं कुछ ऐसा सबूत तो नहीं है जो ये जाँच एजेंसीज़ को दे देगा। इसी डर की वजह से उन्होंने मेरे कार्यालय में एसओजी तक की रेड डलवाई। लेकिन वो सबूत उनके हाथ नहीं आए। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और ये कहा कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो भई मैं क्यों झेलूँगा उस सारे के सारे कहते हैं ना कि दोष पूरा आपके सर पे मढ़ दिया जाए, जो किया ही नहीं आपने। जो काम मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँगा? तो जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने ये निश्चय किया कि प्रदेश और देश को हकीकत बताऊँगा और मैंने वही काम किया कि मुझसे ये इस तरीके से करवाया गया। सारा घटनाक्रम मैंने बताया। मतलब ये तो पूरा सचिन पायलट को ट्रैप करने के लिए था पूरा षड्यंत्र? देखिए, उस समय में तो उनको उसमें दोषी बनाना ही था। हुँ। कह रहे थे ना कि भई इन्होंने मेरी सरकार को गिराने का प्रयास किया है, बीजेपी के साथ मिलकर ये लगे हुए हैं कि ये सरकार गिरे। तो टारगेट तो कर ही रखा था, उनको भी कर रखा था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को टारगेट किया हुआ था। तो कई लोग थे। देखिए, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है। और ये हुआ। और ये हुआ हुँ। अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। और अपने आप को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्र रचे।
उस षड्यंत्र का हिस्सा रहा ये सब कुछ भी। लेकिन बाद में ये सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दिया, तो अब मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। आगे का काम जाँच एजेंसी करें, कानून करें कि जो भी इंटरसेप्शन हुआ, लीगल था तो इसका जवाब दें, इल्लीगल था तो कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित रूप से इनके ऊपर होगी, सभी के ऊपर। लोकेश शर्मा अकेले हैं, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत को फॉलो भी करते हैं। देखिए, फ़ॉलो तो हम बहुत से लोगों को करते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं अकेला हूँ। मेरे साथ मेरी सच्चाई है। जो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन किया था। देखिए, लोग बड़े इस बात को कहते हैं कि मेरा कोई राजनीतिक द्वेष रहा है पूर्व मुख्यमंत्री से, इसलिए मैंने ये सब काम किए हैं। अच्छा। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा अधिकार बनता था कि मैं टिकट की डिमांड करूँ। बहुत सारी ऐसी अफ़वाहें उड़ती हैं कि इनको टिकट नहीं मिला इसलिए इन्होंने बगावत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सच सामने लेके आ गए। पहले क्यों नहीं लाए? जब ये ओएसडी थे तो उस वक़्त इनको बोलना चाहिए था। जब ये घटनाक्रम चल रहा था तब इनको बोलना चाहिए था। अरे भई मैं एक पद पे था। दूसरा मुझे उन्होंने भरोसा दिया था कि आपका कुछ होने ही नहीं देंगे हम किसी भी रूप में। तीसरा जहाँ तक चुनावों की बात थी, मैंने किसी भी बात को चुनाव से पहले उजागर नहीं किया। मैंने मेरी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचने दिया। अगर ये सारी चीज़ें मैं चुनाव से पहले कहता तो कितना बड़ा नुकसान होता? हुँ। या फिर जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, तभी मैं इस घटना का खुलासा कर देता तो क्या ये सरकार बच जाती? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल जाते। उस वक़्त अगर मैं ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर देता तो। चूँकि सरकार का पूरा 5 साल का हमने कार्यकाल पूरा करवाया। मैंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचने दिया। जब परिणाम आ गए ना, सरकार हमारी बन नहीं पाई, चुनाव हम हार गए। उन परिणामों को आने के बाद तो मैंने ये सारी चीज़ें कही हैं और वो भी तब जब उन्होंने मुझे पूरे तरीके से अकेला छोड़ दिया। तो मुझे तो इस बात का हमेशा से ये कहते हैं ना कि एक सुकून रहेगा कि मेरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया। नहीं, व्यक्तिगत रूप से उस पद को यानी मुख्यमंत्री के पद को मैंने कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया। तो अब जब मुझे अकेला छोड़ दिया तब तो मुझे ये बातें लेके ही आनी थी सबके सामने। कि आपने उनके साथ रहते थे, टिकट भी माँग लिया और एक बार नहीं मिला तो फिर दूसरी सीट से भी माँगा, वो भी तो खुन्नस। नहीं, नहीं, इसे खुन्नस का नाम नहीं दिया। उन्हीं के निर्देशों पर किया था मैंने। वो बीकानेर से भी टिकट मैंने उनकी जानकारी में माँगा था अच्छा। और भीलवाड़ा से भी। मुझे उन्होंने खुद ने मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरा अपना एक व्यक्ति विधानसभा में आए। ये शब्द थे उनके हुँ। और मुझे कहा कि चल तू सीट्स बता किस-किस सीट पे चुनाव लड़ना चाहता है। मैं 5-6 सीटें एक पेज में पन्ने में लिख के गया लेके गया। खुद के हाथ से उन्होंने टिक किया कि यहाँ-यहाँ पे जाके तुम तैयारी करो। तो इस बात को मैं ये खुन्नस नहीं कह सकता। मैंने तो उनकी जानकारी में, उनके निर्देशों पर, उनके कहने के बाद ही अपना जो राइट था यानी जो मैं कहता था चाहता हूँ कि राजनीति में जो अगर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है वो विधानसभा में पहुँचे। लेकिन उनके कहने के बाद मैंने वो सब किया, लेकिन टिकट नहीं देने से मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। फिर ये टिकट उन्होंने ज़रूरी नहीं है ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से टिकट माँगो और वो आपको मिल भी जाए। लेकिन ये अधिकार तो है हमारा कि हम माँगे तो सही और वही मैंने किया। इसको इस तरीके से जोड़ना कि आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए आपने ऐसा किया, ये सरासर पूरी तरह से गलत है। अच्छा एक सिर्फ़ आहत मैं इस बात से हुआ कि मुझे इस पूरे मामले में अकेला छोड़ दिया। मुझे जिस बात का आपने भरोसा दिलाया था, मैं और मेरा परिवार क्यों सफ़र करे भई? आपने ही तो ये कहा था कि मैं आपके साथ हूँ। आप लास्ट में आप ये कह रहे हो जब आपको ये पता लग गया कि अब आपकी सरकार गई, 5 साल पूरे कर लिए, लोकेश के पास कुछ है नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अब इसको अकेला छोड़ दो। तो भई जो काम मैंने नहीं किया उसकी सज़ा तो मैं अकेला नहीं भुगतूँगा। मैं जाँच एजेंसीज़ को सहयोग कर रहा हूँ और जो लोग भी शामिल रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर किसी ने कानून का दुरुपयोग किया है और कानून के तहत अपराध किया है तो उन सबको सज़ा मिलेगी। चर्चा ये भी है कि पहले भी विधानसभा चुनाव के टाइम चली थी, उपचुनाव के टाइम भी चली, लोकेश शर्मा बीजेपी के संपर्क में कभी भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये चर्चाएँ तो पिछले 4 महीने से चल रही हैं, आपको पता है, अप्रैल से चल रही हैं, जब यहाँ लोकसभा चुनाव थे। तो मैं तो कांग्रेस में हूँ आज भी। पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ़ अफ़वाह है, भ्रांतियाँ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता अरे भई, नेताओं के तो हम सभी के संपर्क में होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो इसका इस तरीके से बार-बार ये
आशय समझना या अपने मन में इस तरीके की अफ़वाहों को जन्म देना कि बीजेपी के कहने से ऐसा कुछ हो रहा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की, ना ही कांग्रेस के किसी नेता की इस पूरे प्रकरण में भूमिका है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि सच प्रदेश की जनता के सामने लाऊँ और मैं उसी दिशा में आगे काम कर रहा हूँ। उपचुनाव में कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली है और वो भी दौसा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस ने आला कमान को हमेशा से कहते हैं ना कि मुगालते में रखा है, धोखे में रखा है, जो सही और वास्तविक प्रदेश की स्थितियाँ उनसे कभी अवगत नहीं कराया। वही आप रंधावा जी को देख लीजिए, जो यहाँ विधानसभा चुनावों के प्रभारी थे। डोटासरा जी को भी देख लीजिए, आप अशोक गहलोत जी को देख लीजिए, तमाम लोग वही हैं और कोई नए चेहरों के ऊपर काम करने का कभी प्रयास नहीं करते। देखिए, कांग्रेस में अगर फैसले गलत होंगे तो परिणाम वही आएँगे कि 7 में से 6 सीटें हारेंगे और 1 सीट भी बहुत मार्जिनल अंतर से हम जीते हैं। तो ये जो विधानसभा चुनावों का खामियाज़ा था, विधानसभा चुनावों में जो गलतियाँ थी, देखिए उस वक़्त भी मेरे सहित बहुत सारी एजेंसीज़ ने स्पष्ट रूप से उनको जो एक अपना फीडबैक दिया था, उसमें ये कहा था कि चेहरे बदल दीजिए, 25 से 30 चेहरे बदल दिए गए होते और हमारी बात मान ली होती, तो निश्चित तौर पर आज सरकार कांग्रेस की होती। तो अगर कांग्रेस को मजबूत करना है और आगे परिणाम बेहतर चाहिए, तो बदलाव की आवश्यकता है। नौजवानों को आगे लाया जाए और जो नौजवानों के पक्षधर हैं, उनको मजबूत किया जाए ताकि प्रदेश में एक नया संगठन तैयार हो। रंधावा, गहलोत, डोटासरा 3 नाम आए। सचिन पायलट? देखिए, सचिन पायलट जी भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वो तो उन्होंने जो भी काम किया है, प्रदेश में नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस निर्णय में वो शामिल रहते हैं, कहते हैं ना कि कांग्रेस तब जाके सर्वाइव करेगी जब नए तरीकों को अपनाना शुरू करेगी, नए लोगों को आना शुरू करेगी, लाना शुरू करेगी। तो जब ये बदलाव आएँगे, तो परिणाम भी हमारे लिए सुखद होंगे। मैंने ये नाम सिर्फ़ इसलिए बताए हैं जिनका आपने अभी ज़िक्र किया 3 का, कि राजस्थान की राजनीति में मैं पिछले 25 वर्ष से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ हुँ। और सक्रिय रूप से हर फैसले को बहुत बारीकी से मैं देखता हूँ। तो जब तक जो तथाकथित रूप से इस प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के अपने आप को मठाधीश समझते हैं, हुँ। जो सोचते हैं कि मैं ही कांग्रेस हूँ और किसी सेकंड लाइन के नेता को डेवलप नहीं होने देते, किसी नौजवान को आगे नहीं आने देते, ऐसे लोगों से कांग्रेस को अब बचना चाहिए। जो ये चाहते हैं कि मेरे कहने पे ही फैसले हों, जो ये चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ वही हो। अब कांग्रेस पार्टी को इन लोगों से बचते हुए इनसे आगे आना चाहिए। अब इनको कहते हैं ना कि अब आपने बहुत कर लिया, आपको 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि अशोक गहलोत ने जो कि इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पार्टी को वापस क्या लौटाया? तो मैं इस बात का जवाब दूँगा, उन्होंने सिर्फ़ पार्टी का उपयोग किया है, पार्टी को आज तक वापस कुछ नहीं लौटाया। जिस व्यक्ति को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये ज़िम्मेदारी उस नेता की नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री रहते हुए वापस सरकार रिपीट करनी चाहिए? तब जाके ये साबित होता है कि उसने पार्टी के लिए काम किया है, तब जाके ये साबित होता है कि संगठन के लिए काम किया है। हो सकता है उन्होंने तो सिर्फ़ अपने आप को ही बनाए रखने के लिए काम किया हो। अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति लगातार डटा रहा, उसने मेरे हिसाब से इस पार्टी में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की ओर इनका इशारा है और जो भी फोर्ट टेपी का प्रकरण है, जिनमें कि पूरे प्रकरण में इनकी गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में इनका कहना है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में सियासी भूचाल आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़े नाम सियासी हलकों से या फिर पुलिस महक से जुड़े हुए, उनकी भी गिरफ्तारियाँ संभव है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।